नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। महोत्सव में लगाए गए 134 स्टॉल से मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर चर्चा। उत्तराखंड में दिखा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न। प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने दी बधाई। महरा बोले, भारत जोड़ो यात्रा का दिखा असर। राज्य भर में वन विभाग की जमीन से हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। अब तक करीब 300 मजारे और 31 मंदिरों को किया ध्वस्त। अतिक्रमण हटाओ अभियान में आएगी तेजी। और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से दावेदारी को लेकर हरदा और हरख में छिड़ी जुबानी जंग। एक दूसरे के घोटाले और कारनामों का कर रहे जिक्र। पार्टी को उठाना पड़ सकता है नुकसान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं मिलेट्स दिवस की। जी हां, राजधानी देहरादून में 4 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मिलेट्स महोत्सव में 134 स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मंडवे और झंगोरे के साथ ही कई स्थानीय उत्पादों को भी मोटे अनाज के रूप में बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार से उन्होंने मोटे अनाज के कई बीजों की मांग की है ताकि उत्तर प्रदेश में भी मंडवे की खेती की जा सके। इस कार्यक्रम में बता दें कि बड़ी तादाद में किसान भी शामिल हुए। श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को कि जो लंबे समय से मड़वा, झिंगोरा, कोदू ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलत और हट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता था। उनको बाजार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी। प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी उस प्रकार के उन्नतशील और शुद्ध बीज एक धरोहर के रूप में उत्तराखंड के भीतर हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न उत्तराखंड में भी नजर आया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और एक दूसरे को जीत की बधाई देते नजर आए। जीत के इस जश्न में कांग्रेसी भगवान हनुमान के जयकारे लगाते नजर आए। जीत के जश्न में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कर्नाटक की जीत को ऐतिहासिक बताया है। महारा ने इस जीत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जहां जेपी नड्डा हिमाचल में फेल हुए, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कर्नाटका को जिताने में सफल हुए। यही फर्क है लोकल नेतृत्व का। हमारे जो स्टेट लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है। वहीं बीजेपी केवल मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां राहुल गांधी की भारत की जोड़ो यात्रा ने हमको मदद की है, वहीं वहां की जो लोकल लीडरशिप है, हमारी स्टेट लीडरशिप है, उसने मदद की और मल्लिकार्जुन खड़गे अपना प्रभाव जताने में, दिखाने में कामयाब रहे। वहीं हल्द्वानी और उत्तरकाशी में भी कांग्रेसियों ने कर्नाटक जीत का जश्न मनाया है। यहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इस प्रचंड जीत का काफी वक्त से इंतजार था। कांग्रेसियों ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है।
संजीवनी है और ये जनता के लिए भी संजीवनी है, क्योंकि जनमत का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया था। पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार आई थी और जिस तरीके से सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, जनमत का अपमान किया, तो इस बार जनादेश ने ये बताया कि जब जब आप जनमत का अपमान करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जवाब ही नहीं, पूरा हिसाब दिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, कांग्रेस की सरकार लाने का काम किया। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और प्रणाली भारत में ही है। कर्नाटक की जनता का विश्वास अभी भी भाजपा के साथ है, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने मत प्रतिशत के हिसाब से भाजपा के पक्ष में बेहतर मतदान किया है। हालांकि परिणाम मत प्रतिशत से नहीं आके जाते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को इस जीत पर बधाई दी। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती, जिसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे होंगे उनको मैं बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी को दी। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई मज़ारों को लेकर सियासी चर्चाएं गर्म हैं। अब तक कई मज़ारों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन इस अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण, किसने बनाए धार्मिक स्थल, कौन है इन मंदिर और मज़ारों का वारिस, निर्माण के पीछे किसकी है सोची समझी साजिश। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है, जिसके खिलाफ अब धामी सरकार सख्ती से कदम उठाते हुए वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान भी चला रही है। मगर इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 297 मज़ारों को तोड़ा गया है, तो वहीं 31 मंदिरों को भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ध्वस्त किया गया है, जबकि 2 गुरुद्वारों को भी वन विभाग ने नोटिस भेज दिया है, जो कि वन विभाग की जमीन पर बने हुए थे। इसके अलावा वन विभाग द्वारा 550 अवैध अतिक्रमण फिलहाल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मंदिर, मजार, होटल और ढाबे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस अभियान के तहत अभी तक वन विभाग द्वारा 78 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। वर्तमान तक जो है अलग अलग प्रकार के जो अतिक्रमण है, जिसमें झाली भी है, कोई होटल्स भी है, ढाबे भी है, कोई मज़ारे भी है, कोई मंदिर भी है, ये ऐसे विविध प्रकार के अतिक्रमण को जो है हटाते हुए लगभग 78 हेक्टेयर की वन भूमि जो अतिक्रमित थी वो वन विभाग के विभिन्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने कब्जे में वापस ले लिए, वहाँ से अतिक्रमण से मुक्त कर दी गई है उसको। और इसके अतिरिक्त लगभग 31 ऐसे मंदिर है जो थे, उनको भी हटाया गया है वहाँ से, और 297 मज़ारे जो वन भूमि पर अवस्थित थी उसको भी जो हटाया गया है। और बाकी जो वन भूमि पर जो अतिक्रमण के जो शो कॉज नोटिस दिए गए हैं उसके ऊपर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्रवाई अभी प्रगति पर है। जानकार बताते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों के नाम पर ये अतिक्रमण किया गया है, ये केवल जमीन कब्जाने के उद्देश्य से ही किया गया है। ताजुब की बात यह है कि इन मज़ारों के नीचे न कोई अवशेष मिला है और न ही कोई व्यक्ति इन पर दावे के लिए आगे आ रहा है, जिसे देख साफ तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म की आड़ में जमीन कब्जाने का काम किया जा रहा था। इन सभी गतिविधियों को देख वन विभाग की तरफ से अब सैटेलाइट के जरिए भी जमीन की निगरानी की जा रही है। मलबा जो है वहाँ पे मिला है, वहाँ पे तो हमने विविध जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको भी कहा गया कि ये भी रिपोर्टिंग करे कि वहाँ पे कि उसमें मतलब कोई अंश हड्डियाँ जो उनके मतलब होने चाहिए, जैसा भी मतलब होता है उनके किसी के मानने के अनुसार, वो चीज़ें कहीं पे भी अभी तक वर्तमान में हमें अभी रिपोर्टिंग या ऐसे प्रकार की सूचना हमारे पास नहीं आई। ऐसे ऐसे मज़ारे 12-12 किलोमीटर जंगल के घने जंगल में बनाई गई है, उसका भी पता नहीं था।
कुछ दिनों बाद जो है रेंज अधिकारी और वहाँ के प्रभाग को पता चला है। तो एक प्रक्रिया गतिमान है वहाँ, जहाँ जहाँ हम ड्रोन का भी सर्वे कर रहे हैं, ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट इमेज भी ले रहे हैं कि ये कब बनी क्या बनी। तो एक प्रक्रिया गतिमान है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे दिख रहा है वहाँ पे उनको नियमांतर्गत जो है कार्रवाई की जाए। इतने बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के बाद ही सरकार और वन विभाग नींद से जागा है, मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रातों रात ही इन मंदिर और मज़ारों का निर्माण किया गया? इतने सालों से हो रहे अतिक्रमण पर वन विभाग अभी तक खामोश क्यों बैठा था? क्या वन विभाग सीएम धामी के कड़े एक्शन के इंतजार में था, या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत ये अतिक्रमण किया गया है? इन तमाम सवालों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, जिसके बाद अब धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया तो वन विभाग भी हरकत में आया। प्रदेश भर में अभी तक 300 के अधिक मज़ारे और 31 मंदिरों को ढाया जा चुका है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और भी तेज की जा सकती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस के भीतर हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। हरिद्वार सीट पर हरदा और हरक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की दावेदारी को कमजोर करने के लिए ही दोनों ही दिग्गज जो हैं वो बयानों के जरिए वार पलटवार करते भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल चुनावी रणभूमि में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट चुके हैं। भाजपा हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार है, मगर यहाँ तो कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई से ही पीछा नहीं छुटा पा रही है। जब वक्त एकजुट होकर लड़ने का आता है तो कांग्रेसी गुटों में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही हाल कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर भी देखने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह है चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी। जी हाँ, एक सीट और दावेदारों की लंबी लिस्ट। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों ही नेता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और टिकट की दावेदारी के साथ साथ दोनों नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ हरदा हरिद्वार में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अनोखे प्रदर्शन कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत भी पीछे नहीं है। मगर हरीश रावत हरक सिंह रावत की सक्रियता पर भी तंज कसने से पीछे नहीं हटे। एक कर्मकार बोर्ड जिसके जरिए मैंने हजारों लोगों के मन में आशा पैदा की, 150-200 करोड़ रुपया छोड़ गया, कि क्या हुआ? कर्मकार बोर्ड अंत में शर्मसार बोर्ड में परिवर्तित हो गया। अब ये सब हालात ऐसी हैं जिन हालात पर राजनीति के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। 2016 का घटनाक्रम कोई हरीश रावत की लड़ाई थोड़ी है ये। यदि कोई इस लड़ाई को मेरी लड़ाई समझ रहा है तो भूल जाए, मेरी लड़ाई तो कितने साल की, 2 साल 2 साल 4 साल, लेकिन अब अपने सामने मैं कैसे सब चीज देख लूं। हरदा ने हरक पर सवाल उठाए तो जाहिर सी बात थी कि हरक भी पलटवार करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हरक सिंह रावत ने 2015 में सब इंस्पेक्टर घोटाला, आबकारी घोटाला और डेनिस शराब का जिक्र करते हुए कहा कि जिनका घर कांच का होता है वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उत्तराखंड की जनता तो सभी चीजों पे ध्यान रख रही है। उत्तराखंड की जनता जो सब इंस्पेक्टर घोटाला हुआ, उत्तराखंड की जनता जो आबकारी शराब की नीति थी, श्रम विभाग हो या जो तमाम मुद्दे हैं, उत्तराखंड की जनता तो उस पर भी ध्यान रख रही है, और ध्यान रखा भी है उत्तराखंड की जनता ने। तो मैं सोचता हूँ कि जिनके, मैं किसी का नाम लिए बिना कह रहा हूँ, जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। हरदा को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, जिन पर पार्टी भी आंख बंद करके भरोसा जताती है। ऐसे में देखना ये होगा कि हाईकमान किस राजनीतिक खिलाड़ी पर विश्वास जताती है। उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट स्कूलों का निराशाजनक प्रदर्शन सामने आया है, और इस प्रदर्शन पर अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट आने के बाद शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में निराशाजनक प्रदर्शन होने पर यह नाराजगी जताई गई है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने नाराजगी जताई है। 50% कम परिणाम पर स्कूलों से
स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं अध्यापकों पर भी प्रशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं कंपार्टमेंट वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ग्रीष्म अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि अब जो छात्र हैं वो ग्रीष्म अवकाश पर भी स्कूल आएंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। वहीं योग नगरी ऋषिकेश में भाजपा नेता और पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग के साथ हुई शर्मसार घटना पर पीड़िता की मां ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि आज देवभूमि रावण भूमि में बदल गई है, जिसका सबूत राकेश अग्रवाल हैं, जिन्होंने एक बेटी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। गरिमा का कहना है कि भाजपा राज में बेटियां असुरक्षित है। इससे पहले अंकिता हत्याकांड ने राज्य की आंख को खोलने का काम किया। गरिमा का कहना है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहशी दरिंदे किस दल के हैं। कांग्रेस चाहती है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऋषिकेश में पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष और वन विकास निगम के सदस्य त्रिवेंद्र सरकार में रहे राकेश अग्रवाल ने इतना जघन्य अपराध किया है, इतना अमानवीय अपराध किया है कि बिना बाप के बच्चियों के घर, जिनको वो ताऊजी कहकर पुकारती थी, उनके साथ, दोनों बच्चियों के साथ छेड़खानी की है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा है और उनके ऊपर एफआईआर भी बच्चियों ने और उनकी मां ने ऋषिकेश के अंदर दर्ज करा दी है, जिसमें राकेश अग्रवाल नामजद हैं। अब बस देर है तो मुखिया की और माननीय उच्च न्यायालय की कॉग्निजेंस लेने की। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह के दानव प्रवृत्ति के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं देहरादून में महिला के साथ ससुराल पक्ष की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती राजकुमारी सिंह का विवाह साल 2017 में हरिकेश नारायण के साथ हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी से शिकायत की गई है और डीजीपी ने संबंधित थाने को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। हमको चोट भी आई है आज का असॉल्ट से और मैं पुलिस की सहायता बहुत मांगी हूँ और ये पुलिस की एप्लीकेशन है जहाँ मैंने पुलिस को सुरक्षा के लिए भी मांगा है, पर हमको यहाँ कोई हेल्प नहीं करता है और हम इतना हेल्प के लिए मांगे हैं, पर आज हद पार हो गया था और इन्होंने हमको असॉल्ट किया। हमारे हस्बैंड वहाँ खड़े थे, उनके स्टाफ मेंबर्स हरी सिंह और ये रविता झा, ये सब लोग उनको मिलके हमको असॉल्ट किए यहाँ आज हमारे खुद के घर में, और सुबह भी हमको गार्ड अपना गाड़ी को अंदर भी लाने नहीं दिया, तो ये सब हमको परेशानी कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के राजपुरा इलाके में स्थानीय लोगों ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि इलाके में नशे का कारोबार चल रहा है। चौक चौराहों पर सट्टेबाजी, स्मैक, चरस, शराब बिक रही है, जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को 3 दिन का वक्त दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन 3 दिन के अंदर काले बाजार पर कार्रवाई करती है नहीं, इसकी भी चेतावनी दी गई है। वहीं एसएसपी का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ जुए, सट्टेबाजी, स्मैक और बहुत सारे नशे हैं जो यहाँ पे क्षेत्र में चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से नशा का पूरा जो काला धंधा है, व्यापार यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत दूर चले जाए यहाँ से, और हम भैया के साथ हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र से नशा मुक्ति हटाएं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, काफ़ी लोग जो नशा कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, घर में मारा पीटी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने माँ बाप को प्रेशर कर रहे हैं कि हमें पैसे दे, ये दे, घर की चीज़ें चोर के ले जा रहे हैं और हम नशा कर रहे हैं छोटे। नहीं, इसमें जब आप मेरे संज्ञान में इस चीज़ को ला रहे हैं और लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में लाया है, तो इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी नशे में लिप्त होगा उसको जेल को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि आमरण अनशन करेंगे अगर बात नहीं मानेगी तो। नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक से पहले कार्रवाई। बिल्कुल।
एक शहर जो पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर है, जरा सोचिए अगर उस शहर के पर्यटक स्थलों पर रोक लगा दी जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसे ही हालात पर्यटन नगरी नैनीताल से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टिफिन टॉप पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और वजह है टिफिन टॉप में पनप रहे जोशीमठ जैसे हालात। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का केंद्र नैनीताल के टिफिन टॉप में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इसकी वजह है टिफिन टॉप में पनप रहे जोशीमठ जैसे हालात। जी हां, पर्यटक स्थल टिफिन टॉप पर दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से शहर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल टिफिन टॉप में व्यू पॉइंट डोरोथी सीट पर पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों की आवाजाही को जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। ये दरारें नई नहीं हैं, बल्कि सालों से पड़ी दरारें अब और भी चौड़ी होती जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि टिफिन टॉप में दरारें आने की वजह से भूवैज्ञानिक और प्रशासन की टीम सर्वे के लिए भेजी गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी टिफिन टॉप में आई दरारों के बारे में अवगत करा दिया गया है। टिफिन टॉप में हमने टीम अपनी भेजी, मैं भी स्वयं विजिट करने गया था। तो टिफिन टॉप में जो डोरोथी पार्क है उसके आसपास में काफ़ी दरारें हैं। तो फिलहाल इनिशियली जो जियोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि इसको भर दिया जाए और इसको वॉच कर दिया जाए और आसपास के एरिया में इसमें मूवमेंट लोगों का कम किया जाए कि जब तक कि जियो टेक्निकल टीम इसका पूरा मुआयना नहीं करती है। तो हमने सचिव आपदा प्रबंधन महोदय को अपनी ओर से रिक्वेस्ट लेटर भेजी है कि एक अपनी टीम हमें उपलब्ध करा दें और जल्दी से जल्दी इसका सर्वे हो जाए। दरअसल नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए टिफिन टॉप आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसे डोरोथी सीट के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध आकर्षण एक पहाड़ी की चोटी है जो नैनीताल शहर और आसपास के कुमाऊं पहाड़ों का चारों तरफ का सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पहाड़ी चोटी फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग और पारिवारिक पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। वास्तव में टिफिन टॉप नाम तब रखा गया था जब लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेने के लिए इस पहाड़ी की चोटी पर अपना टिफिन और लंच बॉक्स साथ लेकर आते थे। नैनीताल में घूमने के लिए सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक टिफिन टॉप है। ये एक सीढ़ीदार पहाड़ी की चोटी है। यूँ कहे कि टिफिन टॉप प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। ऊंचे देवदार और बांज के वृक्ष इसके सौंदर्य पर चार चांद लगाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि चित्रकारी करने वाली अंग्रेज महिला डोरोथी कैलेट को ये जगह बेहद पसंद थी। वो अक्सर चढ़ाई पार कर टिफिन टॉप आया करती थी, मगर एक दिन उनका पैर इस पहाड़ी से फिसलकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनके परिजनों ने इस जगह को स्मृति स्थल के रूप में बनाया। तब से इस स्थान को डोरोथी सीट कहा जाने लगा। शहर आने वाले ट्रैकिंग के शौकीन पर्यटक टिफिन टॉप जाना नहीं भूलते, मगर अब जिस तरह से वहाँ भी जोशीमठ जैसे हालात पनप रहे हैं, उससे खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों का विकास पहाड़ों के लिए विनाश साबित हो रहा है। ऐसे में जरूरी है सरकार को इस और एक बड़ा कदम उठाने की। रफ्तार मीडिया के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। महोत्सव में लगाए गए 134 स्टॉल से मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर चर्चा। उत्तराखंड में दिखा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न। प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने दी बधाई। महरा बोले, भारत जोड़ो यात्रा का दिखा असर। राज्य भर में वन विभाग की जमीन से हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण। अब तक करीब 300 मजारे और 31 मंदिरों को किया ध्वस्त। अतिक्रमण हटाओ अभियान में आएगी तेजी। और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से दावेदारी को लेकर हरदा और हरख में छिड़ी जुबानी जंग। एक दूसरे के घोटाले और कारनामों का कर रहे जिक्र। पार्टी को उठाना पड़ सकता है नुकसान।